Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवक्ता भौतिक विज्ञान और सहायक अध्यापक की जो आगामी आने वाली परीक्षा की जो संभावित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जो आज जैसा कि पता है कि कल को जो 8 अगस्त को जो एलटी का सहायक अध्यापक का पेपर है, तो ये हमने जो सीरीज चलाई है उसमें उसका आज 15th पार्ट है। ठीक है, तो जिसने सीरीज फर्स्ट पार्ट से नहीं देखा हो, चैनल पर विजिट करके पार्ट 1 से अगर आज जितना भी टाइम बचा हुआ अगर उससे देखते हैं तो डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी आ जाती है। आज हम क्या करेंगे, डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सिलेक्ट किया है। ठीक हो गया, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन की जो रिपीट होने के चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर। ठीक है, हमको पता है क्वांटम मैकेनिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और हीट कैपेसिटी और सॉलिड को भी एक्सप्लेन करने में क्या रहा, फेल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि ये जितने भी फिनोमिनाज हैं उनको हम क्वांटम मैकेनिक्स के हल से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन इज, बोहर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिनके लिए जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी NH/2π का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑपरेटर इज, हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑपरेटर इज, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा IH कट del/del T। ठीक हो गया, तो इस ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑपरेटर क्या होगा, IH कट del/del T इज द एनर्जी ऑपरेटर। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। फॉर अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन the value of -infinity to +infinity psi n का स्टार psi m d tau is, ठीक है, psi स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ वेव फंक्शन psi। ठीक हो गया, तो जो नॉर्मलाइज के लिए हमेशा याद रखना, अगर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की बात कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो ये psi स्टार डी टाउ कहो या dv कहो, हमेशा 1 के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये क्या कह रहा है, 2 वेव फंक्शन psi m एंड psi n विल बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन और उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को उसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर दो वेव फंक्शन को हम ऑर्थोगोनल तभी कहेंगे जब वेव फंक्शन और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। क्लियर? और नॉर्मलाइजेशन में 1 आना चाहिए। क्लियर हो गया ना, कंफ्यूज मत होना। तो देखो एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, द मोमेंटम ऑपरेटर इन 1 डायमेंशन। देखो जो मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, कभी कभी इसको ऐसा भी लिख देते हैं, -IH का डेल्टा। ठीक है, ये जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, -IH का डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा का मतलब तुम्हें पता है del/del x, del/del y, del/del z होता है I के साथ, जो हम इसे 1 डायमेंशन में लिखेंगे और I से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा H/I, ये बी ऑप्शन वाला बन जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, H/I del/del x। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लैंक कांस्टेंट हैज द सेम यूनिट ऑफ। ठीक है, हम क्या जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट के लिए हम क्या जानते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। 2π तो कांस्टेंट हो गया, तो जो एंगुलर मोमेंटम L की यूनिट होगी वही प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट होगी। तो L मीन से क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। द क्वांटिटी मॉड साई का स्क्वायर रिप्रेजेंट, हमेशा याद रखना जो मॉड साई का जो स्क्वायर होता है इन क्वांटम मैकेनिक्स वो हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताती है। क्लियर?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव इन फ्री स्पेस आर रिलेटेड एज। ठीक है, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट्स है, तुमको सीधे याद होना चाहिए कि जो ग्रुप वेलोसिटी है, ठीक हो गया, वो 2 टाइम्स ऑफ फेज वेलोसिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, अ स्पेसशिप 50 मीटर लॉन्ग पासेस द अर्थ एट स्पीड ऑफ v दे रखा है तुमको 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखा है। द अपरेंट लेंथ ऑफ द स्पेसशिप विल बी। ठीक है, तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो 1 - L, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है L = L0 √1 - v²/c²। ठीक है, L0 क्या है, L0 तुमको दे रखी है 50 मीटर दे रखी है, और v तुमको दे रखा है 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, c तुमको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब सॉल्व करेंगे तो जो करेक्ट आंसर होगा वो अप्रोक्स 18 मीटर के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द अनसर्टेनिटी रिलेशन होल्ड फॉर। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हम किसी भी पार्टिकल की जो एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो होता ही है, पर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पॉसिबल है, पर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, मैक्रो एंड माइक्रो पार्टिकल दोनों के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। द ड्यूरेशन ऑफ रेडार पल्स इज 10⁻⁻6 सेकेंड दिया है। द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, तो अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल पता होना चाहिए मैं तुम्हें, ΔE इंटू ΔT। ठीक हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू h कट। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, h/2π लिख सकते हैं। ठीक है, ΔE इंटू ΔT इक्वल टू h/2π। ठीक है, h प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ ΔT हमको 10⁻⁻6 दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 0 पॉइंट जो एनर्जी होती है वो हाफ h/ω होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द फ्री पार्टिकल कैन हैव पोजेस। ठीक है, फ्री पार्टिकल वेव मैकेनिक्स की जहां भी हम बात करेंगे तो वहां क्या आएगा, कैसी एनर्जी स्टेट आएंगी, कंटिन्यूअस एनर्जी स्टेट आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक हो गया, इसको भी सीधे याद रखना, डायरेक्ट रिजल्ट है। ये क्या है, E = n²h² / 8 ml², वेयर L इज द लेंथ ऑफ बॉक्स, 1 डायमेंशनल बॉक्स, H इज द प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर, और N इज द क्वांटम नंबर बोल सकते हैं इसको। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। सीधे सीधे पता होना चाहिए, जो इंटरनल एनर्जी है सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, वो टेम्परेचर होगा। तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब स्टेट फंक्शन कहते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये सब पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी हो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है या पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ। हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, एन एडियाबैटिक प्रोसेस अकर्स। एडियाबैटिक क्या होता है, जिसमें देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। इसका मतलब हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन किसी गैस का हो रहा है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एडियाबैटिक एक्सप्रेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर एडियाबैटिक एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, कौन सी इक्वेशन सही है कह रहा है, जैसे कि आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू आरटी होती है आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, वैसे एडियाबैटिक का लिए जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें पीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट को फिर से गेन कर पाता है। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा जीरो होती है, इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होती है। बट कभी कभी क्या आ जाता है, वर्क पूछता है। तो इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डज नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क नॉन जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नाउ इन एडियाबैटिक एक्सप्रेशन वर्क डन, ये तुमको सीधे याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा, W इक्वल टू nRT T1 - T2 अपॉन गामा -1, सीधे याद रहना चाहिए वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो, dq इक्वल टू du प्लस pdv। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो dv वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू और मूव कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंबाइंड का मतलब एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशन है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो TDS, टी क्या है यहाँ पर टेम्परेचर, एस क्या है एंट्रोपी है, TDS इक्वल टू du प्लस PdV। ठीक है, हमने dq की एंट्रोपी क्या होती है, DS इक्वल टू dq/T होती है। जब मैं वहाँ dq की वैल्यू रखूंगा तो TDS आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, RT log V2 अपॉन V1 होता है। ठीक है, RT log V2 अपॉन क्या होता है, V1 होता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गिब्स पोटेंशियल इज डिफाइंड एज। ठीक है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, सीधे याद होना चाहिए, G इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV माइनस TS। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें सीधे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक, अब एक और क्वेश्चन क्या आ रहा है, अब एंथैल्पी क्या होता है, H इक्वल टू U प्लस PV होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, 3 करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, इन द गैस मैग्नीट्यूड ऑफ Vp क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। ठीक है, और V के ऊपर बार मतलब एवरेज स्पीड होती है, एंड VRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वगैरह है। तो कौन सा ऑर्डर सही है कह रहा है, हमेशा याद रखना किसी भी गैस के लिए सबसे ज़्यादा VRMS होता है, फिर एवरेज होता है, और फिर क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू डीवे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, ठीक हो गया ना, एट लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना, लो टेम्परेचर, हमेशा याद रखना, लो टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर होता है, इसे डीवे लॉ भी कहते हैं। ठीक हो गया, लो टेम्परेचर। बट अगर तुम्हें हाई टेम्परेचर की बात आ जाएगी तो हाई टेम्परेचर में हमेशा याद रखना जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट होती है, और किसके इक्वल होती है, 3 × R, वेयर R इज गैस कांस्टेंट। 6 समझ में आ गया। क्लियर। तो इसका क्या होगा, T3। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है कि जो एंट्रोपी होती है सिस्टम की रिवर्सिबल प्रोसेस में वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड फिजिक्स से है। द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी के लिए बोल रहा है, ठीक है। बीसीसी मॉलिक्यूल के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 0.68, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए जो होता है वो कितना होता है 0.68 क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, द नंबर ऑफ यूनिट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी, एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ जो सेल्स एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं 4 होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है। एटम के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस, जो मैक्सिमम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज मैक्सिमम किसके लिए होती है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए होती है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। क्लियर। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर जिसमें A = B = C, A और B तीनों अलग अलग हो और अल्फा = बीटा = 90 बट गामा 90 नहीं हो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दैट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी। देखो एफसीसी पूछेगा तो हमेशा उसका रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, बीसीसी होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी क्या हो जाएगा, बीसीसी हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी। तो जब रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी पूछेगा तो तुम उस समय ऑप्शन एफसीसी लगा के आओगे। क्लियर है। तो 2 क्वेश्चन यहां पर बन चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इन अ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे जो वॉल्यूम होता है, हमको पता है कि वॉल्यूम कैसा, इस जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम स्फेरिकल इन शेप होता है। तो स्फीयर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था, वो मास नंबर के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर मूव कर रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स आर, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो देखो कौन सा एमसीक्यू करेक्ट है, शॉर्ट रेंज एंड स्ट्रांगली अट्रैक्टिव। और ये क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव का ही फोर्स होता है, ठीक है। रेंज बहुत शॉर्ट है, न्यूक्लियर लेवल पर अप्लाई होता है और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव होता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिमेंट्री फिजिक्स का। ऑल क्वार्क्स आर, ठीक है। जितने भी क्वार्क का मतलब क्या होता है, चार्ज को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क एंड इटीसी, ठीक हो गया। तो जितने भी क्वार्क से होते हैं सबके सब क्या होते हैं, फर्मियंस होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हेड्रॉन्स, ठीक है। हेड्रॉन्स इज डिवाइडेड इनटू, हेड्रॉन को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। क्या एक तो क्या आता है उसमें, मेजॉन और बैरियन। मेजॉन और बैरियन को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, हेड्रॉन्स बन जाता है। सिमिलरली जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाते हैं तो न्यूक्लियॉन बन जाता है, ठीक है। इस एमसीक्यू को भी याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें कि हाइपर चार्ज इज गिवन बाय रिलेशन। हाइपर चार्ज क्या होता है, बैरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस जो नंबर है उसका सम होता है। तो एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंजनेस नंबर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, स्ट्रांगली इंटरेक्टिव बोसॉन्स आर, ठीक है। स्ट्रांगली इंटरेक्टिव बोसॉन्स क्या होते हैं, ये होता है मेसॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस का देखो फोन भी हो सकता है, बेल भी हो सकता है, डेसिबल भी हो सकता है, बट जो वॉट है वो वॉट पावर की यूनिट है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा, नॉट पूछ रहा है तो वॉट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज मैक्सवेल हैड नॉट एक्सप्लेन इन हिज रिलेशन। ठीक है, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन होती हैं, जिसमें से एक फर्स्ट इक्वेशन गॉस लॉ होता है, दूसरा एम्पियर्स लॉ होता है, तीसरा फेराडे लॉ होता है, ठीक हो गया, और एक जो हमारे पास क्या होता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक होता है। तो 4 लॉ होते हैं, ठीक है। तो नॉट पूछ रहा है, तो नॉट क्या है, ओम्स लॉ नहीं आता है मैक्सवेल की इक्वेशन में, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कह रहा है कि जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी याद रखोगे हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखो, डेल डॉट डी इक्वल टू, ये बिल्कुल करेक्ट है, डेल डॉट बी इक्वल टू, ये भी करेक्ट है, डेल क्रॉस सी इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। डेल क्रॉस बी इक्वल टू, ये जो 4th इक्वेशन है ये पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल स्क्वायर वी इक्वल टू -4 पाई रो रिप्रेजेंट्स, तो हमेशा याद रखोगे ये पॉइसन इक्वेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ एल अपॉन आर। एल क्या होता है, इंडक्टेंस, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम की यूनिट आती है, हमेशा याद रखना। तो इसका क्या आ जाएगा, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ लेता हो एल अपॉन आर का, तो क्या होगा, m0 L0 t इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एल अपॉन आर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एक इसके बाद देखो, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हमेशा याद रखना, ट्रांसफर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या करता है, ट्रांसफर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। देखो, खाली दिखने का बड़ा क्वेश्चन है। इन एन एसी सर्किट करंट की इक्वेशन दे रखी है 200 sin 100t माइनस π/2, और पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन दे रखी है 200 sin 100t। हमसे पूछ रहा है पावर, तो पावर एवरेज का हम फॉर्मूला बताते हैं IRMS, ठीक है, VRMS cos फाई। देखो, फाइज क्या होता है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी। तो जब तुम फाई देखोगे तो π/2 आ रहा है, तो π/2 जब रखोगे तो पावर 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड आई इज π/2, सो इस फॉर्मूले में रखोगे तो cos π/2 0 हो जाएगा, तो पूरी पावर 0 हो जाएगी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, ये किसने इसको प्रूव करा सबसे पहले, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का कौन सा कॉज है, तो ये भी याद रखोगे, तो ये क्या है, इंफ्रारेड रेज क्या होंगी, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इंफ्रारेड रेज क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, वेव मैकेनिक्स से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, जब एम्पलीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, तो हम उसे डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर रिड्यूस टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जब भी क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड है वो शुरू का 1/e टाइम से रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन लाइफ टाइम। ठीक है, मीन लाइफ टाइम क्या होगा, जब एम्पलीट्यूड शुरू का 1/e टाइम से डिक्रीज हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मीन लाइफ टाइम बोलेंगे। क्लियर। तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैंने बताया था एम्पलीट्यूड क्या होता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, कि ये जो टाइम के रिस्पेक्ट में है, इस तरीके से क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जाता है। तो क्या होगा, और कैसे डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, लीनियरली नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन। अ हेविली ऑसिलेटर। हेविली ऑसिलेटर का मतलब क्या हो रहा होगा, उसमें डैम्पिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी। डैम्पिंग बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो जो ऑसिलेटर हो ऑसिलेशन पर्टिकुलर नहीं कर पा रहा होगा, तो ऐसे ऑसिलेटर को हम क्या कहते हैं, नॉन ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, द
द पावर डिसिपेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो P इक्वल टू जो पावर डिसिपेशन होता है, ठीक हो गया, जो पावर डिसिपेशन होगा, ठीक हो गया, तो पावर डिसिपेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर P इक्वल टू एक फॉर्मूला आता है, P इक्वल टू E बाई टाउ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। P इक्वल टू E बाई टाउ है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, E इज द एनर्जी। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, जो आज का हमारे पास जो आज का जो लास्ट MCQ है वो 60 क्वेश्चन से क्या कह रहा है, द एनर्जी की बात कर रहा है। द एनर्जी ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज रिड्यूस टू 1/E टाइम्स ऑफ इस इनिशियल वैल्यू। जब एनर्जी शुरू का 1/E टाइम से रह जाएगा तो मैं इस टाइम को क्या कहता हूँ, रिलैक्सेशन टाइम कहता हूँ। तो इस टाइम को हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। जब एम्पलीट्यूड की बात कहेगा तो मीन लाइफ टाइम की बात होगी, ठीक है। जब एम्पलीट्यूड की बात होगी तो मीन लाइफ टाइम होगा, और जब एनर्जी की बात करेगा तो फिर वो रिलैक्सेशन टाइम होगा। क्लियर हो चुका है। तो आज हमने क्या देखा, एक मैराथन बोल सकते हो, मिनी मैराथन बोल सकते हो ऑफ 60 क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कल जो पेपर है उसके एग्जाम में मोस्टली यहाँ पर से क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे जा सकते हैं एग्जाम में। क्लियर हो चुका है। तो और जो आज हमारी ये 15th सीरीज है, तो अभी तक का जिसने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वो 1 से लेकर 15 सीरीज को कंटिन्यूसली आज भी देख लेता है तो डेफिनेटली फिजिक्स में उसको इतना स्टेबल हो जाएगा कि वो मैक्सिमम स्कोर कर सकता है, और जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो जो कल एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप सभी लोगों को पहले से ही उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक हो गया। आप सभी का जो एग्ज़ाम हो अच्छा जाए, और ये जो सीरीज चल रही है ये सीरीज़ डेफिनेटली क्या होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप इस सीरीज को अच्छे से देखें। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।